आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कर्नाटका में हिजाब तनाज़े को लेकर हाईकोर्ट में आज भी जोरदार बहस हुई, लेकिन मामले में फैसला नहीं हो सका। अब आगे की सुनवाई मंगल के रोज होगी। सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। आज मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कर्नाटका हाईकोर्ट ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत दी जा सकती है या नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि हुकूमत ने जो ऑर्डर पास किया वही सिलसिले में फैसला लेने की जिम्मेदारी इदारों पर छोड़ता है। एजी ने कहा कि सरकार का ऑर्डर इदारों को ड्रेस कोड तय करने की आजादी देता है। आज काफी गर्मागर्म बहस हुई और कई दलाइल पेश किए गए। इस मामले पर हाईकोर्ट के फैसले का सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हिजाब तनाजा बिहार तक भी पहुंच गया। बिहार के बेगूसराय में एक बाहिजाब लड़की को यूको बैंक ब्रांच में लेन देन से रोक दिया गया। लड़की ने इस वाकये का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। यह वाकया हफ्ते का है, जब लड़की बेगूसराय के मंसूर चौक के यूको बैंक में पैसे निकालने के लिए गई थी। 3 से 4 बैंक मुलाजिमीन ने उसे हिजाब हटाने के लिए कहा और उसके बाद ही पैसे निकालने की इजाजत देने के लिए कहा। लड़की ने उसकी सख्त मुखालिफत की और अपने वालिदैन को फोन किया। उन्होंने मुलाजिमीन को तहरीरी शक्ल में ये देने को कहा कि बैंक के अंदर हिजाब की इजाजत नहीं है। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी इस वीडियो को रीट्वीट किया। तेजस्वी ने वजीर आला नीतीश कुमार को टैग करते हुए पूछा, आप अपने ओहदे को महफूज करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपने अपने नजरियात, पॉलिसियों, अखलाकी जिम्मेदारी और विवेक को भी बीजेपी के सामने रहन रख दिया है, लेकिन आपने मुल्क के आइन का हलफ लिया है। कम से कम आइन का एहतराम करें और मुबैना मुलाजिमीन को गिरफ्तार करें। मोबाइल चालू है, हो रहा चालू होगा चालू। हम कहते हैं कि ये बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची है, आपके यहाँ से बढ़ा मेरा पैसा बच्चा बाहर से भेजता है। ठीक है, नहीं करना, लेकिन ये आपको करना है कि हिसाब खोलो। जी सर, हमको करना है। दिखा दीजिए मोबाइल बंद कीजिए, दिखा दीजिए मोबाइल बंद प्लीज। आपसे दिखा दीजिए हमको, क्या आप लिख करके दे दीजिए हमको। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारी बच्ची है, हर महीने हमारा यहाँ से पैसा बच्चा भेजता है और आज तक ये बाबू तुम सुनो, 1 मिनट आज तक इन लोग किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं किए। ये कर्नाटक से आए, कर्नाटक से आए, उंगली क्या नीचे करेंगे आप, उंगली के नीचे बात करती है। कर्नाटक से आए कहते हैं क्या कि तुम हिजाब खोलो, हिजाब खोलो तब पैसा हम देंगे। हम कहा चिट्ठी आप दिखा दीजिए। हम हर बार आते हैं तो हर बार हम हिजाब लेकर जाते हैं। हमारी बच्ची आती है। नहीं, हम नहीं बंद करेंगे। हम ये फेसबुक पर डालेंगे। ये फेसबुक पर भी हम डालेंगे। और हम थाना जा रहे हैं, ये हमको चिट्ठी दिखा दें या लिख करके दें। सरकार का निर्देश हम अभी आपको हिसाब खोल करके दिखाएंगे, जब तक आप चिट्ठी नहीं दिखाएंगे। समस्या इतनी हम कहते हैं कि आप कर्नाटक में जो हो रहा है आप यहाँ लागू कीजिएगा तो सरकार का कोई निर्देश आपके पास कोई कानून। क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत आप लोग सुन रहे हैं, आवाज मेरी कान में आप लोगों को नहीं जा रही है। सब जा रही है। अरे जा रही तो इसका निदान कीजिए, इसका निदान कीजिए। आप प्रेम से बात करने लगेंगे, थाना को खबर करेंगे, थाना पर आएंगे यहाँ। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में बदतरीन मजहबी सियासत चल रही है। मजहबी सियासत करने वालों को मुनासिब सबक सिखाने अवाम को उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि सुनहरे तेलंगाना के खतूत पर सुनहरे हिंदुस्तान के तौर पर मुल्क को तरक्की देने का वो मंसूबा रखते हैं, इसीलिए उन्होंने कौमी सियासत में कदम रखने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हमें कौमी सियासत में दाखिल होते हुए दिल्ली तक जद्दोजहद करने की जरूरत है। मैंने एक लड़ाई शुरू कर दी है, इसके लिए चीफ मिनिस्टर ने अवाम से ताउन की ख्वाहिश की और कहा कि तेलंगाना की तरक्की तवक्कुआत से कहीं बढ़कर हुई है। उन्होंने संगारेड्डी जिले के सिंगूर डैम पर तामीर, संगमेश्वरा और
बसवेश्वर आबपाशी प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना कौमी सियासत में अहम रोल अदा करेगा और अमेरिका और दीगर ममालिक से कहीं बढ़कर हिंदुस्तान की तरक्की को यकीनी बनाते हुए तरक्की के मामले में मिसाल बनेगा। उन्होंने कहा कि तरक्की के मामले में तेलंगाना ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है और कौमी सतह पर नई छलांग लगा रहा है। तरक्की के मामले में तेलंगाना सही सिम चल रहा है, लेकिन आज़ादी के 75 वर्ष के बावजूद मुल्क की तरक्की वैसी नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। इसीलिए इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए जिस तरह की जद्दोजहद रियासत की तरक्की के लिए की गई। तकसीम और फिरकावाराना सियासत की तशहीर की जा रही है जिसकी किसी भी सूरत में इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके बजाय तरक्की और रोजगार पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है ताकि सनतों का क़याम अमल में लाया जाए और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। నియోజకవర్గంలో ఏడాకులపల్లి చెరువు కానీ బడంపేట చెరువు కానీ తాంబాలలాగా తయారైపోయి గందరగోళం అయిపోయినప్పుడు మా లక్ష్మారెడ్డి అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే బాగాన అక్కడ గోవర్ధన్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను తీసుకెళ్ళి అన్నా ఇవన్నీ బాగా కావాలంటే ఎంతో కొంత ప్రయత్నం చేసినాం. చాలా బాధ కలిగేది. అవన్నీ చూసి అవగాహన అయిన తర్వాత మొత్తం తెలంగాణ కూడా అట్లే వెనుకబడేయబడినది కాబట్టి తెలంగాణ అయితే తప్ప ఇది బాగుపడదని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి మీ అందరి దీవెనతోని సహకారంతో యుద్ధం చేశాం. 14 ఏళ్ళు కొట్లాడిన తర్వాత చివరికి ఆమరణ దీక్ష బట్టి సావు అంచు దాకా పోతే అప్పుడు తెలంగాణ ఇస్తామని ప్రకటన వచ్చింది. ఆ తర్వాత మళ్ళా మోసం జరిగింది. మళ్ళా అందరం కలిసి కొట్లాడినాం. అప్పుడు నారాయణఖేడ్, సంగారెడ్డి, జైరాబాద్ కూడా బాగా విజృంభించినారు. మీరు కూడా ఆందోళన ప్రాంతం కూడా ఉద్యమంలో ఉరికింది ముందుకు. కాబట్టి బ్రహ్మాండంగా పట్టుబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించుకున్నాం. తెలంగాణ ఏర్పడే ముందు ఎన్నో బదనాములు పెట్టినారు, ఎన్నో అపనమ్మకాలు కలిగించినారు. మీకు కరెంటు రాదు, చీకటి అయిపోతుంది, మీ దగ్గర ఉన్న పరిశ్రమలు మొత్తం తరలిపోతాయి, మీకు పరిపాలన చేత కాదు అని మాట్లాడినారు. ఎవరైతే మాట్లాడిందో వాళ్ళ దగ్గర కరెంట్ లేదు, మీ దగ్గర మన తెలంగాణలో ఇలా 24 గంటల కరెంట్ ఉంది. ఆ విషయం మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के लिए इदारे जात मकामी ज़मरे के तहत मुंतखब टीआरएस के 4 अरकान ने आज हलफ लिया। उनमें पी श्रीनिवास रेड्डी, टी भानु प्रसाद, कोटी रेड्डी और विठल शामिल हैं। उन तमाम को कानून साज काउंसिल के अबूरी सदरनशीन सैयद अमीनुल हसन जाफरी ने अपने चेंबर में हलफ दिलाया। बाद अज़ा उनको शिनाख्ती कार्ड हवाले किए गए। इस मौके पर रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, वी प्रशांत रेड्डी, गंगोला कमलाकर, इंदिरा करण रेड्डी, कोपुला ईश्वर और अरकान असेंबली और अरकान काउंसिल मौजूद थे, जिन्होंने हलफ लेने वाले अरकान को मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद अज़ान चारों अरकान काउंसिल ने प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। आंध्र प्रदेश के वजीर सनत एम गौतम रेड्डी दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। वो सीने में दर्द की वजह से घर में गिर पड़े, जिसके बाद उनके अरकान खानदान ने उनको फौरी तौर पर शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उनको मुर्दा करार दिया। गौतम रेड्डी नेल्लूर जिले के आत्माकुर हल्के से असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और वो जगन काबीना में वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। गौतम रेड्डी ने गुज़िश्ता हफ्ते दुबई का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुबई एक्सपो में शिरकत की थी और हैदराबाद वापस हो गए थे। उनकी उम्र 48 बरस थी। वो 2014 और फिर 2019 में मुंतखब हुए थे। वह हल्के नेल्लूर की नुमाइंदगी करते थे। गुज़िश्ता माह की 22 तारीख को वह कोरोना से मुतासिर हुए थे। उनमें इस मर्ज की हल्की अलामत थी, ताहम बाद अज़ा बरूबे सेहत हो गए थे। उनके इंतकाल की खबर मिलने के बाद तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव, इसके अलावा रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव और दीगर ने उनके क़यामगाह पहुंचकर अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। इनके इंतकाल की खबर ने दोनों तेलुगु रियासतों में एक गम की लहर दौड़ा दी।
కెమెరా లేకపోతే బాబు गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आंध्र प्रदेश के वजीर एम गौतम रेड्डी के दिल का दौरा पड़ने से भी अचानक मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में उनके गमजदा अरकान खानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने भी ट्वीट करते हुए गौतम की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने इस दुख की घड़ी में उनके अरकान खानदान और दोस्तों से ताज़ियत का इजहार किया। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने रियासत में सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात और तालीमी इदारों में माशी तौर पर कमजोर तबकात यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के 10% तहफुजात पर अमलावरी करने की चंद्रशेखर राव हुकूमत से ख्वाहिश की। इस सिलसिले में किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर KCR के नाम में एक मकतूब रवाना किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 3 साल कबल माशी तौर पर कमजोर तबकात के लिए 10% तहफुजात फराहम किए थे, जिसके जरिए उन तबकात के बच्चों को मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में 10% तहफुजात के तहत दाखिले दिए जा रहे हैं। ताहम तेलंगाना रियासत में EWS तहफुजात पर अमलावरी नहीं हो रही है, जिसके नतीजे में रियासत के कमजोर तबकात के बच्चे तहफुजात से महरूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने माशी तौर पर कमजोर तबकात के बच्चों के लिए तहफुजात फराहम करने के लिए जो दस्तूर में तरमीम की है, उससे SC और ST तबकात के तहफुजात को कोई नुकसान या नाइंसाफी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में 158 मरकजी तालीमी इदारों में माशी तौर पर कमजोर तबकात के बच्चों के लिए 2,15,000 इजाफी नशिस्तों को फराहम किया गया है। इसके लिए मरकजी हुकूमत ने 4,315 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की कि वो EWS तहफुजात पर अमलावरी को यकीनी बनाए।
तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत के 33 अजला को नेशनल हाईवे से मजबूत करने के प्रोग्राम को अंजाम देने की ख्वाहिश की। अपने मकतूब में विनोद कुमार ने हैदराबाद रामागुंडम में बजरिए सिद्दीपेट करीमनगर पेदापल्ली राजीव राहदारी स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में तब्दील करने की भी दरखास्त की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद रामागुंडम राजीव राहदारी पर गाड़ियों की आमद और रफ्त में काफी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसात पेश आते हैं। उन्होंने राजीव राहदारी को नेशनल हाईवे में अपग्रेड करने की ख्वाहिश की। इसके अलावा राजीव राहदारी को महाराष्ट्र के चंद्रापुर और नागपुर तक तौसी देने का भी मशवरा दिया। विनोद कुमार ने कहा कि वो बहसरे करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट फरवरी 2019 में पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान मज़कूरा कौमी शाहरा को नागपुर तक वसअत देने का हुकूमत से मुतालबा किया था, लेकिन अब तक मरकजी हुकूमत ने उसे मंजूरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पेद्दापल्ली जिले को अब तक कौमी शाहरा की सहूलत नहीं है। राजीव राहदारी को नेशनल हाईवे में तब्दील करने पर पेद्दापल्ली जिले को भी नेशनल हाईवे से मजबूत किया जा सकता है। वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की क़यादत में काबीनी सब कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत की जानिब से खानगी स्कूलों की फीस को मुतय्यन करने और उसमें कमी लाने के मुतालिक गौर करने के अलावा इंटरमीडिएट कॉलेजेस और पॉलीटेक्निक्स में भी फीस में कमी करने इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेने से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आइंदा तालीमी साल से तमाम खानगी स्कूल्स में एक ही फीस मुतय्यन करने का फैसला करते हुए एक काबीना सब कमेटी तश्कील दी थी। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने पीर के रोज़ कहा कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम के मुकदमात में आजिलाना कार्रवाइयों और सख्त सजाओं की वजह से तेलंगाना में सनफ़ नाजुक के खिलाफ जराइम के वाक़यात में कमी आई है। सूर्यपेट में साक्षी सेंटर की इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़िदा तकरीब को खिताब करते हुए वज़ीर बरकी ने कहा कि रियासती हुकूमत ख़वातीन और लड़कियों की सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दे रही है। सूर्यपेट की मदाफ़ात में वाक़ कुदा इलाके में 50 लाख रुपए के मसारिफ से ये इमारत तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में शी टीम्स का सबसे पहले आगाज किया गया, जब सबसे पहले खवातीन की सलामती के लिए मुल्क भर में रोल मॉडल बन गई। उन्होंने कहा कि शी टीम्स का जायजा लेने के लिए मुल्क की दूसरी रियासतों के अहदेदार भी तेलंगाना का दौरा करते हुए रियासत में खवातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात से निपटने की हिकमत अमली से वाकिफियत हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की जामे तहकीकात के नतीजे में खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस मुलजिमीन को सख्त सजाएं देने को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साक्षी सेंटर्स के जरिए भी खवातीन और लड़कियों को एक ही छत तले दरकार मेडिकल और खानगी मदद फराहम की जा रही है। इस मौके पर मुताल्लिका अहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिला लेने के ऐलान को मज़ा का खैस करार दिया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना में उनकी हुकूमत की नाकामियों को छुपाने और अवाम की तवज्जो भटकाने थर्ड फ्रंट की बातें कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर के थर्ड फ्रंट का हवा कुछ ही दिनों में काफूर हो जाएगा। ये पहलवान निकला और 35 को मारने वाले हैं, ये सब चीजें कहां से आ रहा है? कौन ऐसे चीजों के बारे में चर्चा कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है हिंदुस्तान में। अगर सचमुच केसीआर मोदी के खिलाफ अगर लड़ा है तो अदानी को क्यों टेंडर दे रहा है? जब आप मोदी के खिलाफ लड़ना है तो क्यों आप जगनमोहन रेड्डी से नहीं मिलते, नवीन पटनायक से नहीं मिलते, केजरीवाल जी से नहीं मिलते, नीतीश कुमार जी से नहीं मिलते, बीएसपी एंड एसपी से नहीं मिलते? जो लोग इंडिया के साथ काम कर रहा है, जो लोग मोदी और इंडिया को मदद दे रहा है पार्लियामेंट में, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर सचमुच कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव जी को मोदी को हराना है, बीजेपी को अगर हटाना है, तो केसीआर जी ने यह कोशिश करनी है कि जगनमोहन रेड्डी, नवीन पटनायक, गुजराल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, मायावती, ये सब सारे प्रदेश के अध्यक्ष, रीजनल पार्टी हेड्स को इकट्ठा करके मोदी को कमजोर कर सकता है, मगर वो काम जारी नहीं है। उन लोगों को मिलने के लिए भी कोशिश नहीं है। जगनमोहन रेड्डी इनका जुड़वा भाई है, बार बार ये दोनों मिलके
पूरा हिंदुस्तान को पूरा नक्शा बदलने के लिए चर्चा हुआ बोल के बोलते हैं ना। आपके साथ क्यों आपके दोस्त नहीं आ रहा है? जो लोग यूपीए में काम कर रहा है, कांग्रेस के साथ में जोड़ा हुआ है, ममता दीदी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी, ये सब हमारे दोस्त है भाई। हमारे दोस्तों का आप जा रहा है, आप जाके उन लोगों को इकट्ठा करने के बहाना आप जो बोल रहे हैं दुनिया के, अगर ये लोगों को यूपीए से बाहर लाए तो यूपीए कमजोर हो जाएगा। यूपीए कमजोर हो गए तो किनको फायदा है? मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को ये फायदा पहुंचाने के लिए सुपारी उठाए। सुपारी गैंग लीडर है केसीआर। यूपीए को खत्म करने के लिए केसीआर सुपारी उठाए। वो सुपारी के हिसाब से एक तरीका से यूपीए को कमजोर करने के लिए केसीआर कोशिश कर रहा है। ये साजिश पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है। केसीआर जैसा आदमी को कोई भरोसा नहीं करते, क्योंकि इनका पूरा देखो 25 साल का इनका पॉलिटिकल ग्रोथ, पॉलिटिकल अफिलिएशन। आई हैव मेट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लीडर, I cannot quote his name, but I can quote his quoting. He was told me that when I was elected as a PCC president, I went and met that senior most leader. He is an India's tallest towering personality, 52. एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से शुरू की गई लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम की 125 दिन मुकम्मल होने पर तेलंगाना महिला कांग्रेस ने आज गांधी भवन में एक तकरीब मुनक्किद की। महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने बताया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं मुहिम से लड़कियों में हालात का सामना करने के लिए एक नई हिम्मत पैदा हुई है। మహానగరంలో సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ చూడాల్సిన బాధ్యత పోలీసులది. అమ్మ అంటే మా ప్రభుత్వం వచ్చినా కాదు, మీ ప్రభుత్వం వచ్చినా కూడా మీరే ఉంటాడు. ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా రేవంత్ రెడ్డి మంత్రి పదవులు ఇస్తా అని చెప్పి बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे से मुलाकात पर तबसरा करते हुए कहा कि सरहदी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स की मुलाकात के दौरान कुछ भी बातचीत की जा सकती है। अगर दोनों चीफ मिनिस्टरों के दरमियान तरक्की से मुताल्लिक बातचीत हुई तो ऐसी सूरत में केसीआर को इसकी वजाहत करनी चाहिए। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए मुरलीधर राव ने कहा कि फिल्म अदाकार प्रकाश राज के साथ मिलकर चीफ मिनिस्टर ने अपना नया सियासी सफर शुरू किया है, जिस पर उन्हें कई शक शुबहात पाए जाते हैं, क्योंकि प्रकाश राज वो शख्सियत हैं जिन्होंने साबिक में मुल्क की फौजी ताकत की तौहीन की थी। प्रकाश राज ने सर्जिकल स्ट्राइक के ताल्लुक से भी कई शुकूक व शुबहात का इजहार किया था और अब चीफ मिनिस्टर केसीआर भी सर्जिकल स्ट्राइक पर शुकूक का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर शुकूक जाहिर करना मुल्क की फौजी ताकत पर शक करने के मुतरादिफ होगा। ఏ విధమైనటువంటి అడుగులు భవిష్యత్తులో పడబోతున్నాయి, ఇది ప్రజలకు ప్రతిపక్షమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా తెలుసుకునేటువంటి అధికారం ఉంది, అడిగేటువంటి అధికారం ఉంది. ఇది ఇంతవరకు ఎలాంటి స్పష్టత రావట్లేదు. అసలు వీటి కోసమే వెళ్ళారా? వీటి माइनॉरिटीज राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ऑफ तेलंगाना ने कहा कि वक्फ बोर्ड हुकूमत के दबाव के तहत ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में जीते हुए दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के 1554 एकड़ अराजी
को सुप्रीम कोर्ट में दानिस्ता तौर पर हारते हुए हुकूमत की जबरदस्त मदद की है, जबकि इस हुकूमत के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने दावा किया था कि दरगाह हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की जमीन के मुकदमे से रियासती हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए वो जमीन वक्फ बोर्ड के हवाले करेगी। ना ही वज़ीर आला ने अपना वादा पूरा किया और ना ही वक्फ बोर्ड ने मुस्तैदी और सयानत वक्फ का दावा करने वाले अराकीन वक्फ बोर्ड ने मुकदमे की कामयाबी के लिए किसी किस्म की मुस्तैदी नहीं दिखाई। और उसी वक्त उन्होंने जो लॉक किया, उसी वक्त ये फैसला उन्होंने कर लिए थे कि लैंको हिल का फैसला अपने कब्जे में कराना है, क्योंकि आज भी लैंको हिल पे 800 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। हमको ये इत्तला है कि केटीआर साहब कोई मल्टीनेशनल कंपनी वालों से उसका सौदा कर चुके हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने यहाँ उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद में केसीआर साहब और केटीआर साहब दिल्ली का दौरा करे और दिल्ली के दौरे में ही ये पूरा सौदेबाजी हुई है कि इसको क्या कि जजमेंट हमारे अपने फेवर में लेना है। तो इस वक्त जो हालात है, मैं बिल्कुल हमारे जो मुल्क के उलमाए लोग हैं, उलमाओं से अपील तो मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि तमाम उलमाए अपने अपने मसलों को बचाने में लगे हुए हैं और मशाइखीन जगह पे जितनी जमीन है उसके ऊपर खाबिजदार बन के बैठे हुए हैं। पॉलिटिशियन मुस्लिम जो है वो 100 कार्ड ऐसे बने हुए हैं कि वो अहदे के लिए। तेलंगाना भर में आज से टीआरएस हुकूमत ने गैर मुतनाज़िया अराज़ियात पर कब्ज़ों के मालिकाना हुकूक़ की मुंतकली के लिए कब्ज़ों को बाकायदा बनाने अर्जियों की उसूली का अमल शुरू किया, जिसके लिए गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे। ये अर्जियाँ इस माह की 21 तारीख तक कबूल की जाएंगी। तेलंगाना हुकूमत के GOs 58 और 59 के तहत गैर मुतनाज़िया अराज़ियात पर कब्ज़ों के मालिकाना हुकूक़ की मुंतकली को बाकायदा बनाने के लिए हुकूमत ने एक और मौका दिया है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने चीफ कमिश्नर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो उनकी जानिब से जारी करदा अहकाम पर अमल को यकीनी बनाएं। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक ये आखिरी मौका दिया गया है। ये अर्जियाँ मी सेवा सेंटर्स के जरिए दाखिल की जा सकती है। शहर हैदराबाद में दिलसुख नगर बम धमाकों के 9 साल मुकम्मिल हो गए हैं। आज ही के दिन हुए उन धमाकों में 17 अफराद हलाक और दीगर कई जख्मी हो गए थे। महलूकीन के खानदानों ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो उनकी मदद करें। 21 फरवरी 2013 को हुए उन धमाकों में तकरीबन 130 अफराद जख्मी हो गए थे। पहला धमाका 7:15 बजे बस स्टॉप के करीब हुआ था और दूसरा धमाका A1 मिर्ची सेंटर के करीब किया गया था। NIA ने 13 मार्च 2013 को इस मामले की जांच शुरू की थी और चेरलापल्ली सेंट्रल जेल में खुसूसी अदालत कायम की गई थी। NIA ने 157 गवाहों के बयानात हासिल किए और 502 दस्तावेजात की जांच के बाद अदालत में रिपोर्ट पेश की थी। 7 नवंबर 2016 को अदालत में दलाइल मुकम्मिल हो गए। अदालत ने 5 अफराद के खिलाफ फैसला सुनाया था। तेलंगाना में कोरोना के मामलात में काफ़ी कमी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 39,386 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिनमें सिर्फ 385 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिसके बाद अब तक रियासत में कोरोना से मुतासिर होने वालों की मजमूई तादाद 7,87,063 हो गई। तकरीबन एक महीने बाद ग्रेटर हैदराबाद में कोरोना वायरस के मुस्बित केसों की तादाद 100 से कम दर्ज हुई है। ग्रेटर हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 95 मामला दर्ज हुए हैं, जबकि जिले गढ़वाल में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आज हिंदुस्तान को उस वक्त बड़ी खुशखबरी मिली जब DGCI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की कोरोना वैक्सीन कॉर्बीवैक्स को मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन की दोनों खुराक 28 दिन के अंदर लेनी होगी। इस टीके की स्टोरेज 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। तेलंगाना के महकमे स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड इमरजेंसी सर्विसेज ने हैदराबाद के तारीखी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में अपना आउटपोस्ट कायम किया है ताकि हॉस्पिटल में किसी भी किस्म की आतिशबाजी के वाक़े से फौरी निपटा जा सके। अफजलगंज पुलिस स्टेशन की सिमत वाले इलाके में ये आउटपोस्ट कायम किया गया है, जहां एक फायर इंजन भी दस्तियाब रखा गया है। इसके अलावा इस आउटपोस्ट पर 24 घंटे आतिशबाजी पर काबू पाने के आलात के साथ साथ मोटरसाइकिलें भी मुतयन रहेंगी। महकमे डिजास्टर रिस्पांस एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक जराये ने बताया कि इस आउटपोस्ट के क्याम के लिए हॉस्पिटल के हुक्काम ने अराजी फराहम की है। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।